वेलकम टू मेक लर्निंग इजी। मेरा नाम प्रमिला सिंह है और आज हम पढ़ रहे हैं मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी। इससे पहले हम मैक्स वेबर के जीवन परिचय को पढ़ चुके हैं और आज हम उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरियों में से एक ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की थ्योरी, दी ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी, नौकरशाही का सिद्धांत। इससे पहले हमने पढ़ा मैक्स वेबर जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं। उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें बहुत अप एंड डाउन्स रहे, जिससे उनका जो एकेडमिक कैरियर है वो भी डिस्टर्बेंस में रहा। पर इतनी डिस्टर्बेंस झेलने के बाद भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं मॉडर्न सोसाइटी के लिए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। एम, कोई भी थ्योरी अगर बनती है तो किसी एम के साथ उसकी शुरुआत होती है। कोई लक्ष्य होता है जो हम रखते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस थ्योरी के पीछे वेबर का क्या एम था? Weber aimed to see the various perspectives and aspects of historical understanding of bureaucratization in the development of modern society. वेबर का एम था डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुई है सोसाइटी में, जो मॉडर्न सोसाइटी में आज फुली डेवलप्ड फॉर्म में है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो इसकी हिस्ट्री जानना चाहते थे क्या कारण था कि ये जो नौकरशाही है ये डेवलप हुई। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही आखिर है क्या? द टर्म ब्यूरोक्रेसी ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ब्यूरो मीन्स डेस्क। अ गवर्नमेंट विच इज़ रन फ्रॉम टेबल इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जो टेबल से काम करती है उसे हम क्या कहेंगे? नौकरशाही। नौकरशाही में अफसर्स होते हैं जिनका काम ऑर्डर देना होता है। जहां अफसर का काम ऑर्डर देना होता है और काम करना, उसके जो नीचे जो अफसर हैं उन्हें काम करना होता है। बड़े अफसर सिर्फ टेबल पर बैठ के सिग्नेचर करते हैं और किसी भी चीज़ को अप्रूव करते हैं। बाकी उस काम को मूर्त रूप देना जो है वर्कर्स का काम होता है। डेफिनेशन क्या दी है? खुद वेबर ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी? अ टाइप ऑफ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डिज़ाइंड रैशनली टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल इन परस्यू ऑफ लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। मतलब बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं उनको करने के लिए एक तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो रैशनली डिज़ाइन है, जहाँ पर सारे डिसीजन जो हैं रैशनली ही लिए जाते हैं। वेबर ने एक जगह और डिफ़ाइन किया है ब्यूरोक्रेसी को। कहते हैं ब्यूरोक्रेसीज आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू रैशनल प्रिंसिपल्स, ऑफिशियल रैंक्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर एंड ऑपरेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पर्सनल रूल्स। अब हायरार्किकल अरेंजमेंट क्या होती है? ये बिल्कुल पिरामिड की तरह होती है। जैसे एक पिरामिड है, उसका टॉप है और उसका बेस है। जो टॉप पर ऑफिसर है वो ऑर्डर देगा और स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेजेस से वो जो है ऑर्डर होता हुआ लास्ट में बेस तक पहुंचेगा। ये है हायरार्किकल अरेंजमेंट, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ए और बी। मान लेते हैं जो ए है वो मेल पॉपुलेशन है, जो बी है वो फीमेल पॉपुलेशन है। अब ए पॉपुलेशन भी फर्दर डिवाइड होगी, जिसमें जवान भी हैं, बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं। ऐसे ही बी में भी जवान महिलाएं भी होंगी, छोटी बच्चियां भी होंगी और बूढ़ी औरतें भी होंगी। अब इन सब का अलग अलग काम है। बच्चों का काम है पढ़ना खेलना। जो जवान पॉपुलेशन है उनका काम है परिवार का भरण पोषण करना, और जो बूढ़ी पॉपुलेशन हो गई उनका काम है जो परिवार है उसमें एकता बनाए रखना और परिवार में संस्कारों को बनाए रखना। तो पॉपुलेशन जो थी टोटल वो अलग अलग डिवाइड होती गई। इस तरह से श्रम विभाजन होता गया और सबके अपने अपने कार्य निश्चित हो गए। ऐसा ही होता है
ये नौकरशाही में जो ऑफिस हैं बड़े बड़े उनको ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है कि सबका अपना अपना फिक्स्ड एरिया होता है, सबके अपने अपने काम होते हैं, हर बंदा अपने काम में निपुण है और इस तरह से स्मूथली सारा काम होता रहता है। Weber first discussed about bureaucracy in his study on economics of antiquity in 1908, बट जो मेजर सेक्शन जो था वो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का डिस्कस किया था इकोनॉमी एंड सोसाइटी में, बिकॉज ही वांट टू नो द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो मॉडर्न जो प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ है ये कैसे डेवलप हो गया, ये जानना उनका उद्देश्य था। Weber identified 6 types of bureaucratic structure. First, state. Second, ecclesiastical communities, economies, modern agencies, the military and the judiciary. ये 6 एरियाज़ थे जहाँ पर वेबर ने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इनमें बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इन सब एरियाज़ में एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके जो काम है उसको मैनेज करने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। व्हाट आर द फैक्टर विच लीड्स टू ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रही है, कुछ कारण तो रहा होगा सोसाइटी में जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ी। तो वेबर 3 इम्पोर्टेंट इसके जो हैं कारण वो बताते हैं। फर्स्ट, सोसाइटी चेंज इट्स स्ट्रक्चर। सोसाइटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। पहले जिस तरह की सोसाइटी थी उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम था वो ठीक था, पर अब में सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी की वैल्यूज़ चेंज हो गई, लोगों का रहन सहन, खान पान, नौकरी पेशा सब कुछ चेंज हो गया है, तो सोसाइटी चेंज हो गई है। तो चेंजिंग सोसाइटी को एक अलग ही मॉडल चाहिए सस्टेन करने के लिए। रैशनैलिटी, लोगों में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो गई, वो हर चीज़ के पीछे कॉज एंड इफ़ेक्ट देखने लग गए। अब वे साइंस के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में भी, तो वो एक ऐसी स्ट्रक्चर चाहते हैं जो रीजनेबल हो, जिसको कहीं ना कहीं आंसरेबल हो और जो अपना काम को सक्सेसफुली कर सके। जैसे सोसाइटी चेंज हो गई ऐसे ही सोसाइटी के लॉज और लेजिस्लेशन भी चेंज हो गए। अब पहले वाली नियम कानून नहीं थे, नियम कानून बदल रहे थे, सोसाइटी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोग पूरी तरह से अपने आप को बदल रहे थे। तो नए कानून आ गए, नई विचारधारा आ गई, नई सोच आ गई। तो इस सब को मैनेज करने के लिए आप पुराने ढांचे पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको एक नया सिस्टम चाहिए था। और वो सिस्टम जो सबसे बेस्ट लगा लोगों को, वो लगा नौकरशाही में। इसके थ्रू उनके सारी जो नीड्स थी वो पूरी हो रही थी। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेसी डेवलप होती गई। सिंपली हम कह सकते हैं कि जैसे पहले जो सोसाइटी होती थी, हंटिंग एंड गैदरिंग टाइप की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के अपने रूल्स थे, पॉपुलेशन छोटी थी और अपने ही लॉ एंड लेजिस्लेशन थे, वहाँ पर दमनकारी कानून चलते थे। पर क्योंकि अब सोसाइटी बढ़ गई है, सोसाइटी चेंज हो गई है, सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई है, मॉडर्न सोसाइटी जो आजकल की वो आ गई है, तो वही वाले रूल्स, वही वाले लेजिस्लेशन और वही सिस्टम आज की सोसाइटी पे अप्लाई नहीं हो सकता। हमें जैसे सोसाइटी डेवलप हुई है, हमें खुद को भी डेवलप करना पड़ेगा और लोगों की सोच भी डेवलप हो गई है। पहले हर चीज़ के पीछे कॉज एंड इफ़ेक्ट फिनोमिना को नहीं देखते थे, हर चीज़ के पीछे पहले जो सोसाइटीज़ थी उसमें हर चीज़ के पीछे देखा जाता था कि ये सब गॉड ने किया है या किसी सुपर नेचुरल पावर ने किया है। पर अब लोगों के पास थिंकिंग है, वो थिंक कर सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो टाइम के हिसाब से जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई, जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, उसी हिसाब से लॉज और जो सिस्टम थे वो हमें चेंज करने पड़े। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिक्स्ड ऑफिशियल ज्यूरिडिक्शन एरिया, जो ऑफिशियल हैं, जो इसके अफसर हैं, उनका अपना अपना एक निर्धारित एरिया है जो कि कानून के द्वारा बनाया गया है, उससे बाहर वो काम नहीं कर सकते। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, हर जो पूरी अथॉरिटी है, अफसर हैं, वो एक के ऊपर एक हैं, छोटे से शुरू होकर बड़ा बड़ा अफसर होता जाएगा, सीढ़ी एक तरह की सीढ़ी बनती है। हर एक अफसर दूसरे अपने से बड़े अफसर के सामने जवाबदेह है।
क्लियर कट डिवीज़न ऑफ लेबर, सबको पता है कि किसका क्या काम है, सबको अपने काम का पता है। और जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, श्रम विभाजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी, यहाँ पर जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको जो जॉब मिलेगी वो आपकी एलिजिबिलिटी देखकर मिलेगी। फिक्स्ड सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन, आपकी सैलरी फिक्स्ड होगी, आपको हर महीने उतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको पेंशन मिलेगी, आपको जैसे जैसे आपकी जो एक्सपीरियंस होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भत्ते, कुछ आपकी उसमें इजाफा होता रहेगा, अलाउंस के तौर पे आपको मिलता रहेगा। ऑफिस एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑफिस और फाइल दोनों को मेंटेन करके रखा जाएगा। यहाँ पर फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइल वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो फाइल्स होती हैं उनको मेंटेन करके रखे जाता है। आपका जो काम है, जो आप काम कर रहे हो, जो आपके हायर ऑफिसर्स हैं वो उसको चेक करते रहेंगे, उसको सुपरवाइज़ करते रहेंगे, देखते रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड ऑफिशियल इश्यूज़, आपको पर्सनल और प्राइवेट जो आप काम कर रहे हैं और जो आपके घर के काम हैं या जो आपके व्यक्तिगत है इश्यूज़ जो हैं उनको आपको अलग अलग रखना होगा, दोनों अलग अलग फ्रंट पे आपको काम करना होगा। गाइडेंस बाय पास्ट प्रोसीजर, जो पहले जो किसी तरह का जो काम हो चुका है उसी से आप गाइडेंस लेंगे, वो या आपके आगे के जो स्टेप्स होंगे उनको निर्धारित करेगा। अगर मान लीजिए किसी तरह की इमरजेंसी आई है तो आप पहले देखेंगे कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में इससे पहले क्या कदम उठाए गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही आप सोच समझकर कदम उठाएंगे। ऐसा अज्यूम किया जाता है जो अफसर होंगे वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होंगे, वो किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रैशनली जो उनको ठीक लगेगा उसी को वो फॉलो करेंगे। सिस्टमाइजेशन ऑफ ऑफिशियल रिलेशनशिप विद ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स हैं उनका भी आपसी रिलेशन सिस्टमाइज होता है। अगर हम माने अज्यूम करें ABCD तक अगर एक फ़ाइल आनी है तो जो B है वो A को रिपोर्ट करेगा, C B को करेगा और D C को करेगा। इस तरह से एक सिस्टम से ही वो फाइल चलेगी और इस तरह से एक सिस्टम बनता है जिसमें ऑफिशियल्स का, अफसर का आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहता है। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर राइटफुल यूजेज। अब जो रिसोर्सेज हैं वो तो जितनी हैं उतने ही हैं, अब उन रिसोर्सेज को पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और सबको अपना हिस्सा मिले और किसी के साथ कोई मतभेद ना हो, ये ध्यान रखना है, काम है ब्यूरोक्रेसी का। कंट्रोल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, अब बिना वजह के जो काम है वहाँ पर जो टाइम है आपका ख़राब ना हो, टाइम को बचाना भी ब्यूरोक्रेसी का ही काम है। अब जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहाँ तक जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में उन तक सहायता पहुँचाना, हर तरह की सहायता, मेडिकल भी, फूड सप्लाई भी और बाकी जो भी उनको चाहिए वो सब पहुँचाना, ये सब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। डिसफंक्शन क्या क्या हैं, क्या क्या नेगेटिव साइड क्या है ब्यूरोक्रेसी की? स्टैटिक रूल्स फॉर डायनामिक सिचुएशन, अब यहाँ पर क्या है, जो रिटर्न रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। अगर कोई नई सिचुएशन आ जाती है, कोई चेंजिंग सिचुएशन आ जाती है तो भी ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम एंड रेड टेपिज्म, अब यहाँ पर लाल फीताशाही और वेस्ट ऑफ टाइम बहुत होता है। आप सबको पता है, जिस बंदे ने भी सरकारी ऑफिस में जाके देखा है वो इन दोनों को बहुत अच्छे से समझता है। क्वेरल अमंग द ऑफिशियल, दो ऑफिसर्स हैं उनमें भी आपस में झगड़े हो सकते हैं, मैं सुपीरियर, दो सुपीरियर हो सकता है।
एक कोई काम करना चाह रहा है, दूसरा ऑफिसर आपसे झगड़े में उस बंदे का काम रुकवा दे। तो इनमें आपस में झगड़े भी बहुत होते हैं। ब्लाइंड रूल्स एंड अनक्रिएटिव ऑफिशियल, इनके जो रूल्स जो बुक जो है लिख दिए गए हैं वही रूल हैं, उसी पर ये स्टिक रहेंगे। अपनी तरफ से कोई क्रिएटिव आइडिया या कुछ अपना इनोवेटिव कुछ करने का इनको अधिकार नहीं होता। एवर एक्सपेंडिंग आर्मी ऑफ एम्प्लॉयज़, इनकी जो आर्मी है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ती ही जा रही है। जहाँ एक बंदा काम कर सकता है प्राइवेट कंपनी में, जहाँ एक बंदा वो काम कर सकता है गवर्नमेंट में, आपको वहाँ पर 5 लोग मिलेंगे जो वही काम कर रहे होंगे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जो बंदा है जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में चला गया है वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग गया है। सोसाइटी में वो ऐसी इमेज बनाता है कि उससे बढ़कर तो कोई दुनिया में है ही नहीं। अनसूटेबल टू फेस इमरजेंसीज, अब क्योंकि ये रिटर्न रूल्स हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो ये उसको अपने आप से फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको पहले ऊपर से ऑर्डर चाहिए और ऑर्डर से ऑर्डर आते आते हो सकता है बहुत टाइम लग जाए। ह्यूमन रिलेशन आर मेड टू बिकम मैकेनिकल, यहाँ पर जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो बिल्कुल ही मशीन की तरह हो जाते हैं। वहाँ पर आपकी भावनाएं जो हैं वो काम नहीं करेंगी, ठीक है। उनको जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो चलेंगे, चाहे आप कितनी ही कोशिश करें। जब भी कोई थ्योरी बनती है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो वेबर की जो थ्योरी थी ब्यूरोक्रेसी, उसको भी डिफरेंट थिंकर्स ने क्रिटिसाइज़ किया। सोशोलॉजिस्ट ने उसमें अपनी तरफ से जो कमियां थी उन कमियों को बताया। इसमें जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं R.K. मार्टिन का। R.K. मार्टिन, रॉबर्ट किंग मार्टिन, he believes that in bureaucracy rules are so emphasized that goals are often ignored। आप सब जानते हैं जो मार्टिन हैं उन्होंने अपनी एक स्ट्रेन थ्योरी दी थी जिसको हम थ्योरी ऑफ एनोमी या डेवियंस थ्योरी भी बोलते हैं। मार्टिन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ एनोमी, उसमें उन्होंने 5 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन बताई हैं। R.K. मार्टिन अपनी उसी थ्योरी से रिलेट करके बताते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या है, रिचुअलिस्ट हैं। वे क्या करते हैं, अपने गोल्स को इग्नोर करते हैं पर जो मीन्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम क्या देख सकते हैं, जो मतलब रिचुअलिज्म को जो फॉलो करते हैं वो किस तरह के इंडिविजुअल होते हैं। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लो लेवल के जो नौकर कह सकते हो, नौकरशाही में जो लोग पढ़ते हैं, उनको पता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल सकती, लिमिटेड ही है उनकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है। तो वो क्या करते हैं, जो रूल्स हैं उनके ऊपर स्टिक रहते हैं, कम से कम उन्हें रिस्पेक्ट तो मिले। तो रिस्पेक्ट पाने के लिए वो अपने जो मीन्स हैं उन पे तो फोकस रखते हैं पर जो गोल है उनको इग्नोर कर देते हैं। तो R.K. मार्टिन जो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करता है रूल्स के ऊपर, और जो इसके जो गोल्स हैं जिसके लिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया है उसको ये इग्नोर कर देता है। पीटर ब्लू, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट जिन्होंने सोशल एक्सचेंज थ्योरी दी है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताती रहती हूँ, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब पीटर ब्लू ने क्या बोला है ब्यूरोक्रेसी के लिए, इन्होंने अपनी बुक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी में बताया है कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इतनी ज़्यादा अटैच हो गई हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ कि जिसकी पावर थी, जो एफिशिएंसी थी काम करने की, वो डिक्रीज़ हो गई है। मुन्ना भाई MBBS फिल्म तो आपने देखी ही होगी, उसमें भी एक सीन है जहाँ पर संजय दत्त आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि चाहे पेशेंट मर जाए आप उसको एडमिट नहीं करेंगे जब तक कि फॉर्म ना भरा जाए, मतलब पहले फॉर्म भरो फिर एडमिट किया जाएगा चाहे पेशेंट की जान चली जाए। तो इसी तरह का हाल जो है ब्यूरोक्रेसी का हो गया है। जिस काम के लिए उसको बनाया गया था उस काम को ना कर उसके साथ इतनी फॉर्मेलिटीज़ अटैच कर दी हैं कि जो उसका काम करने का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही डगमगा चुका है, बिल्कुल ही उसकी एफिशिएंसी गिर गई है इसकी वजह से। थोड़ा पीटर ब्लू के बारे में और जानते हैं। ये R.K. मार्टिन के स्टूडेंट रहे हैं। इनकी डॉक्टरल जो थीसिस थी वो थी द डायनामिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, अ स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल
रिलेशंस इन टू गवर्नमेंट एजेंसीज। इनकी दो इम्पोर्टेंट बुक्स और हैं, डायनामिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी 1955 एंड ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी 1956। नेक्स्ट थिंकर हैं एल्विन वार्ड कोल्टनर। ये भी आर के मार्टिन के स्टूडेंट रहे हैं और अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। इनकी डॉक्टरल थीसिस इंडस्ट्री एंड ब्यूरोक्रेसी 1954। 1954 में ही इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बुक लिखी, पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी। इन्होंने एक बुक और लिखी है, एंटी मैनेटोर द मिथ ऑफ ए वैल्यू फ्री सोशोलॉजी 1964। ये बुक है, इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की क्योंकि इस बुक में उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है मैक्स वेबर के सोशोलॉजी की। गोल्डन क्या कहते हैं कि ये कहते हैं जो एलिमेंट है, जो फॉर्मेलिटी है, इनफॉर्मेलिटी है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेचर क्या है। इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे पुलिस और आर्मी की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ अटैच होती हैं। आपकी एक हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, आपका फुल चेकअप होगा, किसी तरह की बीमारी ना हो, आपको भगा के देखा जाएगा, कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ जुड़ी होती हैं, तभी आप पुलिस या आर्मी में जा सकते हो। पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, ये दो ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर इनफॉर्मेलिटीज़ हैं। वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं, वहाँ पे ना आपकी वेट पूछेंगे ना हाइट पूछेंगे। हो सकता है आप अंडर एज भी हों फिर भी आपको वहाँ काम मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर आपने देखे हैं, उनकी ना तो हाइट देखी जाती है, ना उनका वेट देखा जाता है, ना उनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, बस उनको काम मिल जाता है। वहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो एल्विन का कहना है कि जो फॉर्मेलिटी है, इनफॉर्मेलिटीज़ हैं, ये डिपेंड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, modern sociological analysis of formal organization begin with the work of A. G.C. Homain, B. R. Redfield, C. Max Weber, D. Rose. The answer is C. Max Weber. निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। ए. मूल्य संबंधिता, बी. मूल्य योग, सी. मूल्य तटस्थता, डी. मूल्य दिशा। इसका आंसर है सी. मूल्य तटस्थता। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु रोट द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज? ए. मीड, बी. वी. पेरेटो, सी. हर्बर्ट स्पेंसर, डी. मैक्स वेबर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।